With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. This is Online Academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 030563194664. You can follow, like, subscribe our channel, the ESL Academy. Today we are going to discuss Seamus Heaney. Seamus Heaney एक आयरिश पोइट है. सीमस हीनी एक प्ले राइट है, ट्रांसलेटर है और नोबेल प्राइज़ विनर है 1995 का. ही वॉज पोएट, प्रोज राइटर, प्ले राइट, ट्रांसलेटर एंड रिसीव्ड 1995 नोबेल प्राइज़. आज हम सीमस हीनी की लाइफ, उसके अवार्ड्स, थीम्स, सिलेक्टेड पोएम्स और एज अ ट्रांसलेटर उसके करियर को देखेंगे. और उसके बाद हम उसकी एक पोएम है पर्सनल हेलिकॉन, जो कि उसने अपनी बायोग्राफी, उसने अपनी इंस्पिरेशन बताई है, पोइटिक प्रोसेस बताया है. जैसे हमने रिचर्ड वल्बर को पढ़ा. रिचर्ड वल्बर कहता है कि पोइट्री जो है वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान की कोई क्रिएटिविटी है. ये बताता है कि मुझे ना तो म्यूसेस जो रोमन ग्रीक्स एंशियंट म्यूस हैं, ना तो मुझे वो इंस्पायर करती हैं और ना मैं वहाँ से पोइट्री उनको इन्वोक करके पोइट्री हासिल करता हूँ. मैं पोइट्री हासिल करता हूँ खुद अपने इनर सेल्फ से, यानी मैं अपने अंदर से पोइट्री हासिल करता हूँ. जो मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस हैं उन्होंने मेरी हेल्प की है मैं नॉलेज हासिल करने में, एक्सप्लोर करने में, अपने आप को एक्सप्लोर करने में. और मैं बचपन में जब मैं यानी रूरल एरिया में रहता था, गांव में रहता था, तो हमारे गांव में बहुत सारे, यानी जो कंट्री साइड में रहता था पोएट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या थे, वेल्स थे. और वो वेल्स जो थे वो किसी सेंट के नाम से जाने जाते थे, यानी वो बड़े होली वेल्स थे. उन वेल्स से, यानी उन कुओं से वो एक्सपीरियंस करता, आवाज़ें देता, इंजॉय करता. और फिर वो कहता है कि वो मुझे क्या करते, उनसे मैं बड़ा रिलीफ हासिल करता, सूथ, कंफर्ट हासिल करता. मैं वहाँ आवाज़ें देता तो आवाज़ एक बड़ी म्यूज़िकल होकर मुझे दोबारा एको करती. तो बड़ा मेलोडियस फॉर्म में वो दोबारा वॉइस जो है वो एकोइंग करती रहती मेरे कानों में. तो ये आपको पर्सनल हेलिकॉन के अंदर बताएगा कि पोइट्री जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस है इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करने का. अंदर से बात जो है वो पोइट कहता है बाहर आती है, ना कि आउटवर्ड चीज़ें जो हैं वो इंस्पायर करती हैं एक राइटर को. इंग्लैंड, जैसे आपको पता है, इंग्लैंड ने सब कॉन्टिनेंट को कॉन्कर किया, अमेरिका को, इवन अफ्रीका को, बहुत सारे कंट्रीज़ को. उन्होंने बुक आप NKM सीरीज़ अगर आपके पास है तो वहाँ से हम आज पोएम पढ़ेंगे. मुझे काइंडली इंट्रोडक्शन बताने दें, ये तो किसी बुक से भी नहीं, अभी मैं खुद ही बता रहा हूँ. आप पॉइंट लिखती जाएं अगर आप लिखना चाहती हैं तो. 1939 में पैदा हुआ, 2013 में इसकी डेथ हुई है. सीमस हीनी ने रोमन ग्रीक से लेके प्रेजेंट तक जितना नॉलेज है वो हासिल कर रखा है, यानी सारे राइटर्स को पढ़ा है. सीमस हीनी के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है. आयरिश पोइट है. रोमन ग्रीक्स, एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश, मिडिवल इंग्लिश, मॉडर्न सारे राइटर्स को पढ़ा है. दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि एंशियंट राइटर से लेकर प्रेजेंट राइटर तक इसने पढ़ रखा है. सीमस हीनी ने पॉइंट्स लिखती जाएं साथ साथ. सीमस हीनी ने बेओवल्फ एक एपिक है, एक ओल्ड एंग्लो सैक्सन, ये एक पोएम है एंग्लो सैक्सन एज की. तो इस ओल्ड जो लिटरेचर है, जैसे बेओवल्फ बेसिकली एक ओल्ड एक एपिक है, उसको भी इसने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में. और हेनरी 8 जो था उसने ये विश जाहिर की थी जब वो रूलिंग कर रहा था इंग्लैंड में. हेनरी 8 ने सोचा था, उसका एक ड्रीम था कि वो इंग्लैंड को ऑक्यूपाई करेगा. अल्टीमेटली उसने हमला किया इंग्लैंड के ऊपर. इंग्लैंड के जितने भी वो नॉर्दर्न, ईस्टर्न, जोन सा भी आयरलैंड था, जितने भी पार्ट्स थे आयरलैंड के, उसको उसने फतह किया. और 1536 में
उसने तमाम जो इंग्लैंड जो आयरलैंड का इलाका है उसको अपने कब्ज़े में लिया और नए 1619 तक यानी वो रूल करते रहे और ऑनवर्ड इन्होंने रूल किया। और उसके बाद आयरलैंड, आपने सुना होगा कि आयरलैंड ने फिर अपनी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाई और अल्टीमेटली वो आज़ाद हुए। जब तक वो अंडर द ऑक्यूपेशन रहे, उनके पोएट्स, उनके स्कॉलर अपने कंट्रीज़ के लिए और फ्रीडम फाइटर्स के लिए लिखते रहे। चूँकि सीमस हीनी एक पोएट था और वो चाहता था कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से आज़ाद होना चाहिए पोइट्री को, लेकिन उसका अपना कंट्री जो था वो अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ इम्पीरियलिस्ट था। स्पेशली इंग्लैंड पीपल के जो लोग थे, जो रोमन, जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, वो उसके ऊपर हुक्मरानी किए हुए थे। आप एक बात याद रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्रिश्चियन के दो मेन सेक्ट हैं, एक हैं रोमन कैथोलिक, दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट की बुक्स कम हैं, रोमन कैथोलिक्स की बुक्स भी ज़्यादा हैं बाइबल के अंदर। मैंने इन दोनों की बाइबल को स्टडी किया है, तो रोमन कैथोलिक्स की बुक्स ज़्यादा हैं, इनकी प्रोटेस्टेंट्स की कम है। प्रोटेस्टेंट उन्होंने प्योरीफाइड कर लिया है, उन्होंने थोड़ा सा उसको जैसे रिफाइन करके कुछ बुक्स कम कर दी हैं, उनकी ज़्यादा है। जैसे हमारे सेक्ट हैं, कुछ अहले हदीस हैं, कुछ कौन से हैं, सुन्नी हैं, इसी तरह उनके भी सेक्ट्स हैं। एक है प्रोटेस्टेंट, दूसरे हैं रोमन कैथोलिक। इंग्लैंड के अंदर जो सेक्ट है वो है प्रोटेस्टेंट्स ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, लेकिन जो सेक्ट आयरलैंड में पाया जाता है वो है रोमन कैथोलिक। अब एक तो रोमन कैथोलिक होने की वजह से और दूसरे मजहबी तौर पर भी उनकी कॉन्ट्राडिक्शन थी और ऊपर से कब्जा किया हुआ है। तो अब सीमस हीनी भी कहता था कि पोइट्री को आज़ाद होना चाहिए। 1939 में ये पैदा हुआ है और 2013 में इसकी डेथ हुई है। तो उस वक्त जो इसका कंट्री था वो ऑक्यूपाइड था, तो ये बेसिकली क्या चाहता था कि आज़ाद हो जाए इसका कंट्री, अपने कंट्री को आज़ाद करवाना चाहता था। तो उसमें फिर इसने कहा कि अगर पोएट किसी ने किसी के कंट्री पे, किसी कंट्री ने कब्जा किया हुआ है, तो उसकी उन डाउन ट्रोडन उन लोगों की आवाज़ बनना भी एक पोएट का काम है। तो फिर ये अपने कंट्री के लिए भी लिखता रहा। इसने बहुत सारी एलिजीज लिखी उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो उसके कंट्री के लिए लड़ते रहे। इसने डेडिकेट की पोएम्स अपने कंट्री के लिए। ये बड़ा एक अच्छा पोएट था और ये बेसिकली जिस एरिया में रहता था उनकी एक्टिविटी लोगों की, अपने फादर की फार्मिंग के बारे में, डिगिंग के बारे में लिखता है। अभी हम इसकी पोएम पढ़ेंगे, गैदरिंग एंड कास्टिंग, वो भी पढ़ेंगे, कास्टिंग, इवन डिगिंग के बारे में इसने लिखा है। डिगिंग मीन के मेरा फादर जो है वो डिग कर रहा है, तो मैं डिगिंग के ज़रिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपने आप को। तो इस तरह ये बड़ी इमेजेस लेता है, जिस एरिया में रहता है उन्हीं की ये इमेजेस लेता है। अभी भी इसमें बहुत सारी इमेजेस वो यूज़ करेगा, वेल्स की करेगा, उसके बाद वो रैट्स की करेगा, वहाँ पे रैट है जिसने उसको डिस्टर्ब कर दिया, और उसके बाद वो जो फ्लावर्स हैं उस इलाके के, वीड्स जो हैं, झाड़ियाँ हैं, तो ये सारी रूरल एरिया की सिमलीज और लेता है और उनको यूज़ करता है। रूरल एरिया की जो सेटिंग है वो लेता है और अपनी पोएम के अंदर उसको डाल देता है। तो उन लोगों की जो इसके एरिया के लोग हैं उनके बारे में लिखता है, उन लोगों की इमेजेस लेता है, उन लोगों की एक्टिविटी बताता है, नेचर को डिस्कस करता है, नेचुरल सीन लेता है, ग्रीनरी बताता है अपने इलाके की। ये आयरलैंड में पैदा हुआ और आयरलैंड का भी इलाका था, कोई विलेज था, कंट्री साइड उसको कहते हैं। जो कंट्री साइड इलाका है तो वो विलेज के नाम से जाना जाता है। तो इसका फादर भी एक फार्मर था, तो ये अपने फादर के साथ फार्मिंग करता रहा, तो वो भी एक्सपीरियंस वो उसके अंदर डालता है अपनी पोइट्री। कहता उसने मुझे नॉलेज दिया। ये वेल्स के बारे में जो डिस्कस करता है, कुओं के बारे में डिस्कस करता है, ये वेल भी बेसिकली इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके फादर के साथ फार्मिंग का। तो लिखें, कुछ साथ साथ पॉइंट लिखती जाएं। सीमस हीनी वॉज अ लेक्चरर, लिख लें, इसने एज अ लेक्चरर भी काम किया। सीमस हीनी वॉज अ लेक्चरर, पोएट, ट्रांसलेटर और रेसिपिएंट ऑफ 1995 नोबेल प्राइज़। बहुत सारे अवार्ड इसने जीते हैं। तो ये जो अवार्ड है बड़ा प्रोमिनेंट है उसका। इसने 20 वॉल्यूम्स का ये ऑथर है और इसने बहुत सारी एंथोलॉजीज़ एडिटेड की हैं
और इसके अलावा इसने बहुत सारी बुक्स को भी ट्रांसलेट किया है, जिसमें ब्योवुल्फ का मैंने नाम दिया, एंग्लो सैक्सन एज की एक पोएम है, एपिक है, उसको इसने ट्रांसलेट किया है। इसने सर्व्ड एज अ प्रोफेसर 1981 से लेके 1997 तक, यानी 1981 से लेके 1997 तक, 1981 से लेके 1997 तक। आप चाहें तो पॉइंट साथ साथ लिखती जाएं, ये पॉइंट शायद बुक से ना मिले। सर्व्ड एज अ प्रोफेसर, इसने 1981 से लेकर 1997 तक एज अ प्रोफेसर काम किया है। ही सर्व्ड एट द यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एज अ प्रोफेसर वर्क किया है। प्रोफेसर ऑफ पोइट्री, इसने एज अ प्रोफेसर ऑफ पोइट्री काम किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। चूँकि उस वक्त इंग्लैंड और आयरलैंड जो थे वो तकरीबन एक ही कंट्री था, तो ये यानी उधर भी चला जाता, इधर भी चला जाता। प्रोफेसर ऑफ द पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड, इसने वहाँ पे काम किया और बहुत सारे दूसरे अवार्ड भी। E.M. फोस्टर अवार्ड इसको 1975 में मिला और 1968 में इसको जेफरी फेबर मेमोरियल प्राइज़ मिला। पेन ट्रांसलेशन इसको प्राइज़ मिलता है, अवार्ड मिलता है 1985 में। गोल्डन रीथ पोइट्री अवार्ड इसको 2001 में मिला है। और इसके अलावा रॉबर्ट लॉवल, ये लिख लें, ये एक राइटर है रॉबर्ट लॉवल। रॉबर्ट लॉवल इसको कहता है LOWELL, रॉबर्ट लॉवल। रॉबर्ट लॉवल ने इसको कहा द मोस्ट इम्पोर्टेंट आयरिश पोएट सिंस यीट्स, यानी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आयरिश पोएट है सिंस यीट्स भी आयरिश पोएट था, तो कहता है उसी की तरह का ये भी एक इम्पोर्टेंट आयरिश पोएट है। ही वॉज डाइड इन 2013, 2013 में इसकी डेथ होती है और इसको दुनिया का बेस्ट पोएट भी कहा जाता है। जब इसकी डेथ हुई तो इसे कहा गया कि ये दुनिया का बेस्ट पोएट है। सब्जेक्ट मैटर थीम लिख लें, हेडिंग दे लें, वैसे लिख लें, याद रहेगा। सीमस हीनी डिस्क्राइब करता है मॉडर्न नॉर्दर्न आयरलैंड का जो इलाका है जहाँ का वो रहायशी था, उस इलाके की फार्मिंग बताता है, उसके कंट्री साइड के इलाके को बताता है, उन लोगों के कल्चर को बताता है, उन लोगों की लैंग्वेज को बताता है, उन लोगों का रहना सहना, कल्चर, लैंग्वेज, एक्टिविटी, उनकी उनके रूरल जो एक्टिविटीज़ हैं वो बताता है। कहते हैं कि सीमस हीनी के माइंड में एक प्री डिटर्मिन्ड एक मॉडल था वर्ड का। मिसाल के तौर पर जब आप किसी से डिस्कस करते हैं तो आपके विजन में कोई ना कोई आइडिया होता है तो आप डिस्कस करते हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ के माइंड में एक दुनिया थी कि लेक्स हैं, ग्रीनरी है, डैफोडिल्स हैं, कैनाल्स हैं और रूरल लोग हैं, सिंपल पीपल, सिंपल डिक्शन, ये सारी चीज़ें उसकी प्री मॉडल वर्ड थी जिसके बारे में वो लिखता रहता था। तो इसी तरह का पोएट आपने अगर इसको समझना तो आप वर्ड्सवर्थ को देख लें, जैसे वो नेचर का पोएट है तो ये भी नेचुरल इमेजेस, ग्रीनरी और उसका जो आयरलैंड का, नॉर्दर्न आयरलैंड का उसका इलाका है, उनके लोग, उसकी एक्टिविटी, उनके रहने सहने के अंदाज, मैनर्स, हर चीज़ उसमें डालता है। तो इसके माइंड में भी एक प्री मॉडल वर्ड है, उस वर्ड को वो डिस्कस करता रहता है। इसको रीजनल पोएट भी कहते हैं। सीमस हीनी इज आल्सो नोन एज रीजनल पोएट। पास्ट प्रेजेंट जो है इसके इलाके का वो अमर्ज होता है इसकी पोइट्री से। सीमस हीनी की पोइट्री जानी जाती है इसकी ऑरल फ्रीली टेक्सचर इसके अंदर पाया जाता है। रीजनल पोएट है, ट्रेडिशनल प्री मॉडल वर्ड को सामने रखता है और उसी को लिखता है। कहते हैं कि सीमस हीनी ने रोमन ग्रीक से लेके एंशिएंट लिटरेचर से लेके प्रेजेंट लिटरेचर तक बड़ा डीप स्टडी कर रखा है। वर्ड्सवर्थ की तरह जैसे प्री मॉडल वर्ड उसके पास पहले ही उसके माइंड में एक मॉडल वर्ड है, उसी को डिस्कस करता है, तो ये भी करता रहता है। ये डिस्क्रिप्शन देता है और इसकी राइटिंग से अमर्ज होती है कौन सी सेंस ऑफ सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, यानी ये आपको किस चीज़ की आपकी किन सेंसेस को उभारता है। अगर आप इसकी पोइट्री पढ़ें तो ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी।
सेंस ऑफ स्मेलिंग, टेस्टिंग, साउंड, और ये सारी जो हैं इमेजेस जो है आपको ये देगा अपनी पोइट्री के जरिए। और उसके बाद पॉलिटिकल ट्रबल, चूँकि उस वक्त पॉलिटिकल ट्रबल थी, इसका अपना कंट्री जो था अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ इंग्लैंड था, इंग्लैंड के लोग ऑक्यूपाई किए हुए थे, और वो लोग कौन थे, वो प्रोटेस्टेंट थे, और ये इसका कंट्री क्या था, रोमन कैथोलिक था। तो इसने फिर 2 बुक्स लिखी इसके लिए, लिख लें उनके नाम। विंटरिंग आउट 1973 में लिखी, दूसरी इसने नॉर्थ एंड नॉर्थ 1975 में लिखी। यानी पहली बुक जो पॉलिटिकल बुक, पॉलिटिकल लेवल पे अपने लोगों के लिए लिखी, अपने कंट्री के लिए, उसके डिफेंस के लिए लिखी, उसकी फेवर करने के लिए लिखी, उसे प्रमोट करने के लिए लिखी, आयरलैंड की आवाज़ बनने के लिए इसने लिखी। विंटरिंग आउट पॉलिटिकल बुक है, टोटली क्रिटिसिज्म है किसके ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर, ऑक्यूपाई किए हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं, ठीक है जी, कब्जा माफिया के ऊपर लिखी। एंड नॉर्थ 1975, ये 2 बुक्स जो हैं ये इसने लिखी। आगे देखते हैं। सीमस हिनी अपने आप को कंसीडर करता था कि वो एक पब्लिक पोएट है, अपनी कंट्री का पोएट है, और चूंकि उसे आवाज़ बनना चाहिए, और वो इसको भी चूँकि वो पॉलिटिकल चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता पोइट्री को, उसने रीड्रेस ऑफ पोइट्री भी लिखा है। तो वो कहता है कि पोइट्री को क्या नहीं होना चाहिए, पोइट्री को प्रोपोगेंडा नहीं होना चाहिए, कोई पोइट को प्रोपोगेंडस नहीं होना चाहिए, प्रमोट नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल वैल्यू को। लेकिन साथ वो ये भी बताता है अगर आपका कंट्री जो है वो ऑक्यूपाइड है तो आप उसकी वॉइस बन सकते हैं। बीइंग अ पोएट इट्स योर ड्यूटी टू बी द वॉइस ऑफ द डाउन ट्रोडन पीपल, सबड्यूड पीपल, जिन लोगों को मगलूब किया गया है, जिनको ऑक्यूपाइड किया गया है, उन लोगों की आप आवाज़ बन सकते हैं। ये बीइंग अ पोएट इट्स योर ड्यूटी। तो इसलिए इसने विंटरिंग आउट एंड नॉर्थ इसने लिखी। विंटरिंग आउट इसने 1973 में लिखी, 1975 में इसने एंड नॉर्थ लिखी। और उसमें बेसिकली वो बताना क्या चाहता था, वो अपने कंट्री की वॉइस बनना चाहता था, फ्रीडम फाइटर के लिए लिखना चाहता था, वो लोग जो उसके कंट्री के लिए लड़ रहे थे उनके लिए लिखना चाहता था, उनको प्रोपोगेट करना चाहता था। ही कंसीडर दैट इट इज़ हिज राइट टू बी द वॉइस ऑफ द डिस्ट्रेस्ड एंड ओवरवेल्म्ड पीपल। ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपने कंट्री के लिए, और इसने बहुत सारी एलिजीज लिखी, बहुत सारी इसने डेडिकेशन की उन फ्रीडम फाइटर्स को, और ये माउथ पीस बन गया किनका, ऑक्यूपाइड लोगों का। और वो जानता था कि वो आयरलैंड के लोग इसकी तरफ देख रहे हैं, तो इसलिए उसने उनके लिए लिखा। इसके वर्क लिख लें। इसने टी.एस. इलियट अवार्ड भी जीता है, ये भी याद रखिएगा। इसने टी.एस. इलियट अवार्ड भी दिखा है। सिलेक्टेड पोइम्स जो हैं वो 1966 और 1987 में, और जिसमें इसने, और ये बात याद रखिएगा कि जब वो पहले पोइट्री स्टार्ट करता है वो कुछ और है, जब वो मेच्योर्ड पोइट बनता है तो वो एक कुछ और बन जाता है। सीइंग थिंग इसने 1991 में लिखी। इसमें स्पिरिचुअल पोएम्स जो हैं वो इसने लिखी हैं, और इसके अलावा एज अ ट्रांसलेटर काम किया है। मैंने पहले भी बताया कि बेओवुल्फ को इसने ट्रांसलेट किया है, जो कि एक एंग्लो सैक्सन वर्क था। इसने प्रोज में भी वर्क किया है। इसका एक कोट है, सीमस हिनी सेड, इफ़ पोइट्री और आर्ट कैन डू एनीथिंग, लिख लें, इफ़ पोइट्री और आर्ट कैन डू एनीथिंग इट कैन फोर्टिफाई योर इनर लाइफ, योर इनवर्डनेस। यानी पोइट्री अगर कुछ या आर्ट आपके लिए कुछ कर सकता है तो ये फोर्टिफाई कर सकता है आपके इनर को, आपके इनर को ये सूथ कर सकता है, आपके इनर को ये एक्सप्लोर कर सकता है। क्या? पोइट्री। इसने पोइट्री के बारे में बताया। अच्छा जी, स्ट्रक्चर जो है इसकी पोइट्री का जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में लिख लें। टोटल इसमें 20 लाइनें हैं, 5 स्टेंजास हैं, 4-4 लाइन की क्वार्टरन है, 4-4 लाइन का। टोटल कितनी बनी? 20 लाइनें। और इसका स्ट्रक्चर यूँ है कि इसके अंदर सेल्फ डिस्कवरी, पर्सनल हेलिकॉन, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अंदर वो डिस्कस करेगा सेल्फ डिस्कवरी,
कि पोइट जो है वो कैसे पोइटिक प्रोसेस उसका काम कर रहा है, यानी वो नॉलेज कैसे लेता है, वो कहाँ से नॉलेज वो लेता है, वो कैसे इंस्पिरेशन उसे आती है, कैसे वो लिखता है, क्या वो आउटर वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस होकर लिखता है या उसके अंदर ही कोई दुनिया है, या वो अंदर से आइडिया लेता है और लिख देता है। रिचर्ड वल्बर ने अपना बताया, वर्ड्सवर्थ ने अपना बताया, कीट्स ने अपना पोइटिक प्रोसेस बताया, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने अपना बताया, और डिफरेंट पोइट्स जो हैं वो अपना अपना पोइटिक प्रोसेस बताते रहे। तो इसी तरह आपको सीमस हिनी भी बता देगा कि उसका पोइटिक प्रोसेस क्या, वो आउटर वर्ड से इंस्पायर होके, या वो पर्सनल हेलिकॉन जो है कोई और चीज़ है, या उसकी इनर वर्ड है, वो आपको बताएगा। क्या वो रोमन ग्रीक्स के पोइट की तरह वो हेलिकॉन किसी स्पेसिफिक माउंटेन पे जाता है जहाँ पे बहुत सारी जो म्यूसेस हैं, वो जो गॉड और गॉडसेस हैं, गॉडसेस जो हैं इंस्पायर करती हैं, या वो खुद उसके अंदर की दुनिया उसे इंस्पायर करती है और वो लिखता है। सेल्फ डिस्कवरी को डिस्कस किया गया है, सेल्फ रिफ्लेक्शन बताई गई है, मोटिवेशन टू राइट पोइट्री बताई गई है, और नॉस्टैल्जिक लाइफ बताई गई। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि पास्ट के एक्सपीरियंस को बयान करना, उसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया। ए बी इसकी राइमिंग स्कीम है। पर्सनल रिफ्लेक्शन है इसके अंदर, और इसके अंदर एक यूनिवर्सलिटी भी है। ऐसे लगता है कि जैसे कि यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस है। जो उसने ग्रीनरी देखी है, गांव देखा है, तो गांव का माहौल देखा, तो वो सारा कुछ ऐसे एक्कोइंग करने लग जाता है हमारे सामने। तो ये सारी चीज़ें हमें इसकी पोइट्री में मिलती हैं। हम इसको डिस्कस करते हैं। पेज नंबर काइंडली मेरे पास तो जो है वो है पेज नंबर 102। आप मुझे बताइएगा कि आपके पास कौन सा पेज है। पर्सनल हेलिकॉन फॉर माइकल लॉन्गले, ये डेडिकेट की थी। क्वीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे दोनों फ्रेंड्स, और वो एवरी वीक इनके पास आते थे। माइकल लॉन्गले फ्रेंड थे सीमस हिनी के, दोनों फ्रेंड्स थे। तो ये यूनिवर्सिटी, क्वीन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये दोनों पढ़ाते थे, और ये दोनों आपस में वीकली मिलते थे। और ये बेसिकली अपने फ्रेंड को डेडिकेट किया उसका नाम भी साथ लिखा हुआ है, पर्सनल हेलिकॉन फॉर माइकल लॉन्गले, जो उसका फ्रेंड था उसके लिए लिखी है। अगर आपको नहीं मिला पेज तो काइंडली तलाश कर लीजिए और तलाश कीजिए पर्सनल हेलिकॉन। मिल गया तो मुझे बता दें, फिर मैं इसको रीड आउट करता हूँ। हाँ जी, मिल गया तो बताएं। मैं आपको इसमें इमेजेस बताने लगा हूँ जो आपके काम की हैं। आपको मैंने सेंड की है ये पीडीएफ। उस पीडीएफ को खोलें, उसके लास्ट पे ये पोएम दी हुई है, उसको देख लें। आप पीडीएफ आपके ना ग्रुप में सेंड की हुई है, इसमें देखें। इस पीडीएफ को ओपन कीजिए। इस पीडीएफ में आपको ये पोएम मिल जाएगी। पोएट का इंट्रोडक्शन भी मैंने बनाया हुआ है, वो देख लें, और सारी एक्सप्लेनेशन भी साथ दी गई। ओपन करें पीडीएफ जो मैंने आपको सेंड किया हुआ है। काइंडली मुझे बताएं तो मैं फिर स्टार्ट करूं। ये मैंने येलो किया हुआ, इसको देख लें। ये सारी पोएम है, मिल गई। अच्छा जी, ज़रा इसको देख लें। इंट्रोडक्शन, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पर्सनल हेलिकॉन। पर्सनल हेलिकॉन का मतलब आप लें कि ये एक, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो इसका लिटरल मीनिंग ये बनता है कि आयरलैंड के अंदर बहुत सारे वेल्स हैं, बहुत सारे कुएं हैं, और उन कुओं को ख़ास सेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे वो हेलिकॉन एक प्लेस है, एक माउंटेन है, और उसके नीचे एक स्ट्रीम जो है बहती है। जो वहाँ पे जाता है, वो जितने भी रोमन ग्रीक पोइट्स थे वो वहाँ जाते थे, और वहाँ से वो मदद मांगते थे कि यहाँ पे पोइट्री, शायरी की गॉडेस है, और वो गॉडेसेस जो हैं वो इनको इंस्पायर करती हैं।
वो कहता है जी मुझे ये नहीं इंस्पायर करती, मेरे अंदर ही ये सारा एक्सपीरियंस होता है। पोइट बेसिकली ये बताना चाह रहा है। यहाँ पे इसका लिटरल मीनिंग ये बनता है कि आयरलैंड के अंदर बहुत सारे कुएं हैं और वो ख़ास सेंट के नाम से जाने जाते हैं, और वो इंस्पायर्ड करते रहे हैं पोइट को हेलिकॉन की तरह ही। जैसे पोइट रोमन ग्रीक्स के पोइट, मैंने बताया कि उसने रोमन ग्रीक्स को बड़ा डीप स्टडी कर रखा है। तो रोमन ग्रीक्स के जैसे वो हेलिकॉन एक स्पेशल माउंटेन है, उस माउंटेन पे जाते हैं, वहाँ पे नदियाँ बहती हैं, वहाँ पे गॉड्स होती हैं शायरी की, वो शायरी की देवियाँ जो हैं उनको शायरी से ब्लेस करती हैं, उनको ज़रूरत होती है। मिल्टन ने भी ये लिखा है, हमने पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ा। अब यहाँ पे वो कहता है कि मुझे इन हेलिकॉन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई गॉडेस जो है बाहर से इंस्पायर नहीं करती, मेरे अंदर ही एक्सपीरियंस होते रहे हैं। मैं बचपन में क्या करता रहा हूँ, उन वेल्स में देखता रहा हूँ, उन वेल्स को मैं देखता रहा हूँ, मेरी रिफ्लेक्शन उस पर बिल्कुल साफ नज़र आती थी, और कभी उस कुएँ को मैं एक्सप्लोर करता तो मुझे साफ हर चीज़ नज़र आने लगती। और इसका बेसिकली वो बता रहा है कि ये जो कुआँ है ये सारी एक दुनिया है। दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए ये जो कुआं है वो उसका एक रोड है, वो इसका एक रास्ता है। इस कुएं के ज़रिए वो बेसिकली कहता है दुनिया को एक्सप्लोर करता हूँ। इसी तरह कहता है मेरे अंदर जो है ये सारा एक्सपीरियंस होता है, और मैं अंदर से ही पोइट्री जो है वो लेता हूँ। मीन टू से दिस वर्ड इज़ इनसाइड माई माइंड, वो कह रहा है। वेल्स आर अ वे ऑफ द पर्सनल रिफ्लेक्शन। कहता है ये वेल्स जो है ये पर्सनल रिफ्लेक्शन का एक वे है, नॉलेज का एक वे है, एक डोर वे है अंडरग्राउंड वर्ल्ड का। और वो उस कुएं के अंदर स्काई को देखता है। स्काई मीन कि हर चीज़ जो है वो उसके अंदर आ जाती है। जैसे इंसान के माइंड में हर चीज़ वो अपनी इमेजिनेशन में कैद कर लेता है, उसके अंदर समा जाती है, इसी तरह कहता है कि ये वेल जो है ये स्काई को अपने अंदर रिफ्लेक्ट करता है, वो ट्रैप कर लेता है स्काई को। तो पोएट जो है, पोएट इज अ ओल्डर एंड वाइजर, हिज थ्रस्ट फॉर नॉलेज इंक्रीजेस। अब वो कहता है कि पोएट जो है वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके अपने बचपन में फार्मिंग को, वेल्स को, उन कुओं को जो कि ब्लेस्ड थे, जो कि बहुत सारे सेंट्स के नाम से जाने जाते थे आयरलैंड के अंदर, पोएट ब्लेस हो गया है। पोएट को अब हेलिकॉन की ज़रूरत नहीं है, पोएट जो है ब्लेस्ड हो गया है, पोएट के पास बहुत नॉलेज इकट्ठा हो गया और वो इंक्रीज़ हो गया, अब वो उसी से लिख लेता है। ये है उसने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। आगे मज़ीद इसमें इमेजेस यूज़ हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसमें एक इमेजेस यूज़ हुई है नार्सिस की। ये नार्सिस ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर एक शहज़ादा था और उससे एको नामी एक औरत जो है वो मोहब्बत करती थी। वो उसको नहीं देखता था, उसने अपना रिफ्लेक्शन कहीं स्ट्रीम में उसने अपना रिफ्लेक्शन देख लिया किसी रिवर में। वो उसे देखता है, वो उसे और खूबसूरत लगता है अपना चेहरा। वो उसको मज़ीद तलाश करता है कि अंदर भी कोई शहज़ादा है जो इतना खूबसूरत है। वो उसको मज़ीद तलाश करता है और वो उसी नहर में, उसी रिवर में डूब के मर जाता है। और वहाँ पे कोई फ्लावर है, उस नार्सिस के नाम से एक फ्लावर है, वो पैदा हो जाता है, वो ग्रो करता है। तो उसको उन्होंने ग्रीक मिथोलॉजी में नार्सिस का नाम दिया है। ये स्पेशल किस्म का ये एक पौधा है, फ्लावर है। तो ये नार्सिस का उसने जिक्र किया। जैसे नार्सिस जो है वो अपनी इधर उधर नहीं देखता, बस एक्सप्लोर करता है। वो कहता है कि मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, वो अंदर देखता है और पानी को साइड पे करता है और आखिरकार डूब के मर जाता है। एको जो होती है वो उसकी तरफ कान ही नहीं धरता, ना उसकी तरफ देखता है ना उसे सुनता है, वो अपने आप अपनी दुनिया में मगन रहता है। इसी तरह पोएट भी जो है वो अपने रिफ्लेक्शन देखता फिर रहा है, इधर उधर कुओं में एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ों को। तो ये बेसिकली उसने उसके साथ रिलेट किया। और इसमें आपको मैंने एक पिक्चर सेंड की है, उस पिक्चर को देख लें। वो पिक्चर है विंडलेसेस जो हैं। विंडलेसेस एक मशीन होती है, अगर आप उसको घुमाएं तो आप जितनी भी भारी चीज़ आपने उठानी है उसके ज़रिए उठा सकते हैं। आपने देखा होगा गांव में एक मशीन सी बनाई होती थी, लकड़ी की मशीन होती थी। अब तो यानी जदीद दौर है तो वो और तरह की मशीनें आ गई। तो वो लकड़ी की मशीन होती थी, वो उन्होंने बनाई होती थी और उसको ऐसे घुमाते थे। उसके साथ बॉक्स जो बॉल जो है किसका पानी वाला उन्होंने डाला होता था, बकेट सी, वो बकेट को ऐसे वो घुमाते थे और नीचे से पानी ऊपर आ जाता था। तो इसको कहते हैं विंडलेसेस। तो ये विंडलेसेस की इमेजेस जो है ये गाँव में पाई जाती थी। अब तो खैर मॉडर्न हो गई दुनिया, राइटर जो है वो पुरानी बात कर रहा है, अपनी
चाइल्डहुड की, उस वक्त आयरलैंड में ऐसी चीज़ें होती होंगी, वेल्स थे, कुएँ थे, कुएँ से पानी निकाले जाते थे, तो ये सारे फार्मर भी है, विलेज का भी रहायशी है, तो वो सारी इमेजेस मैंने बताया कि अपने इलाके की बताता है। आगे मज़ीद देख लें, इसके जो मैंने आपको सेंड किए हैं इसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं। यूज़ ऑफ इमेजरीज, उसी जो असाइनमेंट मैंने आपको सेंड की है, जो मैंने आपको PDF सेंड किया है, इसके अंदर मैंने सारी इमेजेस बनाई हुई हैं। इमेज जो है उसने वेल की यूज़ की है, वाटर की यूज़ की है, बकेट बाल्टी, स्मेल ऑफ वाटर, जब वो स्प्लैश, आप बॉक्स जो है पानी का अब एकदम गिरता है पानी में तो वो एक आवाज़ आती है, क्रैश, ओनोमेटोपिया, आपको फ़ौरन समझ आना चाहिए, ये उसने ओनोमेटोपिया यूज़ किया कि जब कोई चीज़ पानी के ऊपर गिरती है तो एक आवाज़ आती है, क्रैश, एकदम, ओनोमेटोपिया। जब किसी इमेज की उसकी अपनी आवाज़ लिख दी जाए उसको ओनोमेटोपिया कहती है। हिज इमेजरी अपील टू 5 सेंसेस, इसकी इमेजरीज जो हैं वो 5 सेंसेस को अपील करती हैं। वेल, कुआं है जी, गाँव में पाया जाता है, एक्साइटमेंट, नॉलेज, इंस्पिरेशन की अलामत है। डार्कनेस इन वेल, डार्कनेस इन सिंबलाइज द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, कहता है कि नॉलेज जो होता है वो इंस्पायर होता है। पोएट को नॉलेज कहाँ से मिलता है? एक तो ऐसा नॉलेज है जो अननोन है, ठीक है, एक पोएट जो है वो इनर से खुद एक्सप्लोर करता है, इनर के अंदर भी नॉलेज है, कुछ मिस्ट्री से आता है। अब आप लिखने लग जाएं, आप गई कमरा इम्तहान में, आपको यूं लगे कि मुझे तो 2 सवाल आते हैं या 3 आते हैं, शायद मैं एक क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर सकती, लेकिन जैसे ही आप पेपर पकड़ती हैं तो आप 10, 15, 20, इवन 50 पेजेस लिख देती हैं। अब वो नॉलेज कहाँ से आ जाता है? वो पोएट ये कह रहा है कि एक तो इंसान की इनर इंस्पिरेशन होती है, अंदर नॉलेज होता है, एक्साइटमेंट का नॉलेज होता है, दूसरा एक मिस्टीरियस नॉलेज होता है, जो पुरस्रार नॉलेज उसके पास आ जाता है। तो डार्कनेस किसको सिंबलाइज करता है? मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेप्थ, गहराई को। आगे जी, वाटर वीड्स उसने यूज़ किया, फंगस यूज़ किया है। फंगस का मतलब होता है कि बाज़ का आपने देखा होगा कि वो फंगस सा, वो अकाई सी और वो ग्रीनरी सी पानी के साथ बनी होती है, उसको फंगस कहते हैं। जंग लगा होता है उसको कहते हैं मल्च। तो ये सर, मल्च का मतलब होता है मल्च, स्ट्रा, तिनके, घास, इस तरह के जो सूखा हुआ घास। फॉक्स ग्लव, ये एक येलो और वाइट पत्तों वाला एक पौधा, लंबा सा। एंड विंड ग्लासेस, अब जब पानी आप निकालेंगे बॉल के ज़रिए या बॉक्स के ज़रिए, तो वो विंड ग्लासेस जो मशीन है उसके साथ वो बॉक्स बांधा होगा और उसको ऐसे घुमाते जाएं वो पानी नीचे से। आप अगर अपने गांव में कहीं कुआं देखा है तो, बल्कि देखा होगा अपने गांव में, तो वो एक मशीन सी लगी होती थी, मैंने आपको उसकी पिक्चर भी सेंड की है, उसको आप मज़ीद देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। स्टाइल जो है पोएट का, 4 क्वार्टर्स जो हैं उसने टोटल कंसिस्ट ऑफ 5 क्वार्टर्स हैं, 4 लाइन का एक जो उसका स्टैंजा है, और टोटल 5 है। जब 4 लाइनें होंगी और 5 स्टैंजाज हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करें तो 20 लाइनें बनती हैं। एलिट्रेशन और एसोनेंस उसने यूज़ किया है। एलिट्रेशन और एसोनेंस को आपको एक्सप्लेन करेंगी अनीला, आप एक्सप्लेन करें। अगले दिन भी आप बता रही थी कि एलिट्रेशन क्या होता है और एसोनेंस क्या होता है। एसोनेंस और एलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट की सम। हाँ बताएं। Alliterations are the beginning which are given the same style form, and consonants are the consonants that have the vowels which we use in the beginning, in the middle, in the end. Sure. They are also giving the same sound. Exactly. तो यहाँ उसने यूज़ किया जैसे पंप्स, बकेट्स, यानी यू देखें, यू की साउंड जो है वावल साउंड है, फंगस, बकेट, फ्लम्प्ड और उसके बाद ड्रॉप, मॉस, हॉवर्ड, बॉटम्स, रॉप, सो, नो, ब्रिकयार्ड, रिच, स्प्रिंग। ये देखिए सारों में वावल आ रहा है सेंटर में, स्प्रिंग, डिगंटी, ये सारी चीज़ें जो जिसकी में वावल जो है वो साथ साथ रिपीट हो तो उसको एसोनेंस कहते हैं। यूज़ ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी उसने यूज़ किया है। हेलिकॉन एक ग्रीक मैथोलॉजी में एक माउंटेन है जहाँ पे स्ट्रीम बहती हैं और वहाँ पे 9 म्यूज़ हैं, गॉडेसेस हैं, किसकी, पोइट्री की,
और वो आपको इंस्पायर्ड करती हैं, ब्लेस करती हैं पोइट्री को। ये रोमन ग्रीक्स वहाँ पे जाते थे पोइट्री के लिए। नार्सिस का मैंने बताया ग्रीक मिथोलॉजी में एक शहजादा था और उससे एको नामी औरत एक मोहब्बत करती थी, वो उसकी तरफ नहीं देखता था। वो शी फेल इन लव विद हिम बट ही वाज इन्वॉल्व विद हिमसेल्फ। वो खुद से प्यार करता था, इतना ऑब्सेशन में इन्वॉल्व था कि उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा स्ट्रीम में, उसको देखता गया, एक्सप्लोर करता गया, पानी को एक्सप्लोर करता गया, आउटसाइड वर्ल्ड को उसने देखा ही नहीं और वो डूब के मर गया। और वहाँ पे एक पौधा पैदा हुआ, उसको नार्सिस का नाम ही उन्होंने दे दिया। ये जी कंक्लूजन। पर्सनल हेलिकॉन इज अ पोएट इंस्पिरेशन फॉर मिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस। यानी मिस्ट्री और एक्सपीरियंस दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर इंसान लिखता है। हमने रिचर्ड वल्बर को पढ़ा, कहता है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान का जो लेवल है ना, वो बेसिकली क्रिएटिव है। हम ये सोचें कि हमें आता है नहीं आता, बैठ जाएं लिखने तो बहुत कुछ लिख दिया। हर चीज़ जो है वो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस को फॉलो करती है, फिजिक्स का रूल है, रिचर्ड वल्बर कहता है। वो भी पोइटिक प्रोसेस बताता है कि इन जो मछलियाँ हैं जैसे वो पानी से किनारों की तरफ, समंदर में किसी जगह पे हैं तो वो क्या किनारों की तरफ दौड़ती हैं, उछाल के समंदर साइड पे फेंक देता है। ऐसे आइडियाज़ आते हैं और सेंट्रीफ्यूगल जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए दिमाग से निकल जाते हैं। जब आए उन्हें लिख लेना चाहिए। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान क्रिएटिव प्रोसेस है। यहाँ पे कहता है कि मिस्ट्री और एक्सपीरियंस के थ्रू इंसान लिखता है। और और उसके बाद कीट्स क्या कहता है कि पोइट्री ऐसे आनी चाहिए जैसे किसी पौधों के ऊपर लीव्स आते हैं, नेचुरल होनी चाहिए। और वर्ड्सवर्थ क्या कहता है कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। यानी हर पोइट जो है वो अपना पोइटिक प्रोसेस, और इसने भी वैसे अपना एक्सपीरियंस और बेसिकली डेडिकेट किया इसने अपने फ्रेंड को, माइकल लॉन्गले को। ज़रा ऊपर देखिएगा, ये इसके बारे में थोड़ी सी और बातें मैं आपको बता दूं। 1966 में इसने पब्लिश की थी, ये पब्लिश हुई थी पोइट्री, और डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट की कलेक्शन के अंदर है ये पोइट्री। डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट जो इसकी बुक है उसके अंदर ये पाई जाती है। इसका फ्रेंड था माइकल लॉन्गले, उसको इसने डेडिकेट की थी। ये दोनों जो थे क्वीन यूनिवर्सिटी में थे, तो वहाँ पे इसने 4 लाइन का एक क्वार्टरन है और ये 5 स्टेंजाज में पर कंसिस्ट करती है। ओन लाइफ एक्सपीरियंस बायोग्राफिकल इसने एलिमेंट इसके अंदर दिया है, देखिएगा। एज अ चाइल्ड they could not keep me from well and cold thumps with the buckets and windlasses. I love the dark drops, the trapped sky, the smells of the water weeds, fungus and dank moss. One in the brickyard with the rotted board top. I savored the rich crash when a bucket plumped down at the end of rope. ये लिख लें, सेवर्ड का मतलब लिख लें साथ। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को बड़ा स्लोली इंजॉय करना। यानी इंजॉय तो आप करते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बड़ा ग्रेजुअली स्लोली इंजॉय करें तो उसको कहते हैं सेवर्ड। क्रैश का मतलब लिखें, ओनोमेटोपिया है यहाँ पे। प्लम्प्टेड का मतलब लिखें किसी चीज़ को डिप डाउन करना, किसी चीज़ का नीचे जाना, एक्सप्लोर करना, डिग डाउन करना, डिगिंग करना, प्लंज करना, नीचे चले जाना, एंड तक चले जाना, उसको कहते हैं डिप डाउन, प्लंज और एक्सप्लोर, डिग आउट, डिग डाउन करना, नीचे तक खोदना किसी चीज़ को। सो डीप यू सॉ नो रिफ्लेक्शन इन इट। यानी हमने 2 स्टैंजा को मैंने अभी रीड किया, तीसरे पे मैं आ गया हूँ। आ शैलो वन, शैलो का मतलब होता है खाली। A shallow one under a dry stone ditch. Fructified का मतलब लिख लें फर्टिलाइज करना, फ्रूटफुल बनाना, किसी चीज़ को ग्रो करना, किसी चीज़ का फर्टिलाइज करामत बनाना, फ्रक्टिफाइड। लाइक एन एक्वेरियम का मतलब लिखें बॉल, बॉक्स। When you dragged out long root from the soft mulch का मतलब लिखें स्ट्रा। ठीक है जी, स्ट्रा कवर, कोई कवर है वो स्ट्रा से कोई ढांपी हुई चीज़। A white face hovered over the bottom होता है किसी चीज़ का नीचे वाला हिस्सा, होवर्ड ऊपर का रहना, मर्ज होना, वाइट फेस सफ़ेद चेहरा।
3 स्टैंडा, आगे देखिएगा 4 स्टैंड। Other had echoes give back your own calls with clean new music in it, and one was scaresome for there out of the ferns and thalls. ferns का मतलब लिखें झुंड, ग्रूव्स, झाड़ियाँ। फॉक्सग्लॉव मैंने बताया कि ये एक पर्पल और वाइट कलर का फ्लावर्स होते हैं इसके ऊपर, और ये लंबा सारा एक दरख्त है। Foxgloves are red slapped across my reflection. Slapped across mean कि मेरे वो साए के ऊपर उसने जंप लगाया। रैट गांव का सीन है, झुंड में से, ग्रूव में से एक रैट निकला, उसने मेरे साए के ऊपर ऐसे जंप लगाया। तो मैं क्या हो गया, मुझे ये एक्सपीरियंस कहता नहीं भूलता, मैं सारे भूल गया हूँ, लेकिन ये कहता है ये बड़ा मुझे याद है कि एक ग्रूव्स में से एक चूहा निकलता है और मेरे रिफ्लेक्शन के ऊपर वो जंप लगाता है। Not to pry into roots, pry into roots कि इसकी खोज लगाने के लिए, pry का मतलब होता है इंक्वायर करना, खोज लगाना, look into, ठीक है, explore into। now to pry into roots, to finger slimes, finger होता है finger slime thin, slime thin पतला। to stare होता है घूरना, देखना, big eyed narcissus into some spring, यानी ये सब कुछ भी हुआ, लेकिन मैं खौफजदा हुआ, लेकिन मैं उस एक शहजादे की तरह, जैसे वो नार्सिस इन चीज़ों से सबसे इग्नोर करके इन चीज़ों को वो एक्सप्लोर कर रहा है। किसको? पोइट्री को, अपने पोइट्रिक प्रोसेस को, अपनी चीज़ों को जो वो चाहता है पोइट। आई बनीथ ऑल अडल्ट डिग्निटी, कि अब अगर मैं कहता है कि इन चीज़ों घास को रिमूव करूँ, झाड़ियों को रिमूव करूँ, और मैं नीचे कुएं में अपना चेहरा देखता फिरूँ, कहता है अब ये मैं मेच्योर्ड पोइट हूँ, तो ये मुझे कहता है अच्छा नहीं लगता, अब मेरे लिए ये सूट नहीं करता। आई राइम टू माई सेल्फ, अब कहता है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही लिखता हूँ। टू सेट द डार्कनेस इक्विंग, और मैं अपने अंदर से क्या करता हूँ, हिडन और अननोन और मिस्ट्री से मैं खुद लिखता हूँ। टू सी माई सेल्फ, मैं खुद देखता हूँ, यानी मैं अपने अंदर देखता हूँ। टू सेट डार्कनेस इक्विंग, और जो जितनी डार्कनेस है, जितनी अननोन और हिडन चीज़ें हैं, उनको कहता है रिमूव करके आई राइम का मतलब होता है लिखना, मैं खुद लिखता हूँ इन चीज़ों को। ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद कहता है रिमूव हो जाती हैं, और इनमें से जो असल चीज़ें हैं, जो राइटेबल चीज़ें हैं, वो खुद ब खुद मेरे सामने आ जाती हैं। नार्सिस का मतलब मैंने बताया कि ऐसा शहज़ादा जो खुद को एक्सप्लोर करता रहा। ये बेसिकली एक येलो वाइट फ्लावर है, और इसको नाम कहाँ से मिला है, ये ग्रीक मिथोलॉजी है इसके पीछे, ठीक है। उसकी बिलवड थी एको को वो देखता नहीं था, एको को इग्नोर करता था, खुद ही अपने ही लव में वो शिकार हो गया, और बेसिकली वो रिवर में अपना चेहरा देखता रहा और डूबकर उसकी डेथ हो गई। ये एक स्टोरी भी है। देखें, अब मैं लाइन टू लाइन करता हूँ। एज अ चाइल्ड दे कुड नॉट कीप मी फ्रॉम वेल, कहता है कि जब मैं बच्चा था, मुझे कोई इंसान, कोई भी मुझे इन वेल्स से दूर नहीं रख सकता था, यानी मुझे कोई भी इन वेल्स के पास जाने से नहीं रोक सकता था, कि मुझे कोई इनसे दूर नहीं रख सकता। यानी मैं इन वेल्स का, इन कुओं से मैं बहुत प्यार करता था। मैं छोटा बच्चा था, पोएट कहता है कि मैं इनके पास जाता था। विंडलेसेस जो हैं, कहता है बकेट के साथ जो होती है मशीन, वो कहता है जब नीचे गिरती मैं उसको एंजॉय करता, और मैं उसको कैसे एंजॉय करता, मैं उसको कहता सेवर्ड करता, स्लोली एंजॉय करता। मुझे मज़ा आता जब वो ऐसे एकदम बाल्टी जो है वो नीचे गिरती, और फिर पानी को कहता है उस विंडलेसेस के साथ ऊपर लाया जाता। तो दैट वाज अ वेरी एंजॉयबल सीन इन विलेज। एंड कोल्ड पंप्स, और कहता है कि ठंडे पंप्स जो हैं विद बकेट्स, अब वो कुओं की बात कर रहा है, विद बकेट्स एंड विंडलेसेस, और कहता है जो ठंडे पंप, जो कुएं हैं, वो किसके साथ होते थे, बकेट के साथ होते थे, और विंडलेसेस के उसके साथ मशीन होती थी, विंडलेसेस, और उस मशीन को जैसे घुमाया जाता है, बाल्टी ऊपर आती है, नीचे गिराई जाती है बाल्टी, उसके बाद घुमाते हैं उस विंडलेसेस को। मैंने आपको पिक्चर सेंड की, उसे देख लें। आई लव द डार्क ड्रॉप, और कहता है कि आई लव द डार्क ड्रॉप। आप कहता है मैं डार्क ड्रॉप का मतलब होता है कि मिस्ट्री, जो मिस्ट्री थी, कहता है वो एक पुरस्रार, कभी कभार तो कहता है कि वो बड़ा साफ होता कुआं, कभी कभार कहता है वो डार्क होते,
वो जो पानी है उसके अंदर वो इतना डार्क होता कि वो आप देख ही नहीं सकते थे। बाज़ औक़ात आप किसी कुएं में ऐसे मुंह करके देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे वो अंधेरा है वहाँ पे। किसी में बड़ा पानी बड़ा शफाफ नज़र आता है, अपना चेहरा भी नज़र आता है। जब उसे हम निकालते पहले तो अंदर से देखें तो वो अंधेरा सा नज़र आता है, जब बाल्टी में पानी निकाल के बाहर देखें तो बाल्टी में चेहरा भी नज़र आने लग जाता है। कहता आई लव द डार्क ड्रॉप, मैं कहता है उसके डार्क ड्रॉप यानी जो पानी जो कुएं के अंदर अंधेरा था, मुझे वो बहुत प्यारा लगता था, मैं प्यार करता था उसे। द ट्रैप स्काई, द स्मेल ऑफ द वाटर वीट, फंगस एंड डैंक मॉस। अब देखिएगा यहाँ पे वो कहता है कि मैं कहता प्यार करता था उस अंधेरे से, वो मिस्ट्री से जो कुएं के अंदर देखें तो कुछ नज़र नहीं आता था, अंधेरे से मैं प्यार करता था। ट्रैप, और सम टाइम क्या करता था कि वो ट्रैप कर लेता, वो कुआं किसको ट्रैप कर लेता, स्काई को। स्काई भी उसके अंदर ट्रैप हो जाता, उसका रिफ्लेक्शन भी स्काई का उसके अंदर नज़र आता। द स्मेल, और कहता है कि स्मेल ऑफ द वाटर वीड, उस पानी के अंदर कहता है जो वीड्स, जो झाड़ियाँ, जो बूटियाँ बाज़ औक़ात वहाँ पे ग्रो होती हैं, उनकी एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है। कहता है उसकी स्मेल, फंगस, और वो फंगस की स्मेल जो जंग लगा होता है साथ, वो ग्रीनरी सी नहीं बनी होती, बाज़ का मॉस और काई कहते हैं उसको, एंड डैंक मॉस, और उसके साथ कहता है जो डैंक मॉस होती है, जो वेट, डैंक का मतलब होता है गीली, जो गीली सी अकाई होती है साथ साथ। कुओं में आप देखें इवन बाज़ औक़ात तो वो वाशरूम के अंदर भी, बाज़ पुराने जो गाँव के होते हैं उनके अंदर भी वो जमी होती है। वन कहता है एक दफ़ा, वन इन अ ब्रिक यार्ड विद अ rotted board top, I savored the rich crash when a bucket plummeted down at the end of a rope, so deep you saw reflection in it। अब यहाँ पे उसने बड़ी कहता है एक दफ़ा मैंने देखा एक भट्टा जो था, ब्रिक यार्ड का मतलब होता है जहाँ ईंटें बनती हैं, आपने भट्टा देखा होगा ईंटों वाला। कहता है एक दफ़ा का जिक्र है, पोएट कहता है कि मैंने एक अजीबोगरीब किस्म बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा हो, एक भट्टा था, उस भट्टे के पास ये कुआं था, वहाँ कहता है कि एक बाल्टी जो बकेट जो है वो ऐसे नीचे गिराई कुएं में, जैसे कहता है गिराई, उसका जो उसने ओनोमेटोपिया यूज़ किया, कहता है जो क्रैश एकदम नीचे गिरी है, और पानी को कहता है कि वेंटिलेशन से जब बाहर निकाला है रस्सी के जरिए, एंड ऑफ द रॉप, नीचे तक गई है रस्सी भी उसकी, और पानी जब कहता है बाहर निकाला तो कहता है उसमें क्या हुआ, वो कहता है कि प्लम्प्टेड का मतलब है किसी का प्लंज करना, नीचे जाना, डाउन एट द एंड ऑफ द यानी रॉप तक नीचे गई है। सी सो डीप यू सॉ नो रिफ्लेक्शन इट एज शैलो, कहता है कि जब वो रस्सी तक नीचे गई और उसके बाद कहता है कि रिफ्लेक्शन जो है वो फिर कहता है जो नज़र आया तो वो बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। कहता है वन इन द ब्रिक यार्ड, एक दफ़ा कहता है एक भट्टे के पास, यानी एक भट्टे के पास या एक भट्टे वाली जो प्लेस है, विद अ रोटेड बोर्ड टॉप, कहता है उसके साथ रोटेड बोर्ड टॉप के साथ, आई सेवर्ड द रिच क्रैश, मैंने कहता है कि महफूज किया या मैंने इन्जॉय किया, बड़ा आस्ता आस्ता इन्जॉय किया क्रैश को, यानी जब वो बाल्टी व्हेन बकेट प्लम्प्टेड डाउन, जब बाल्टी कहता है उसके अंदर गई, एट द एंड ऑफ द रॉप के आखिर तक, सो डीप यू सो नो रिफ्लेक्शन, यानी इतना डीप के आप अपना रिफ्लेक्शन भी उसमें नहीं देख सकते थे। अ शैलो वन अंडर अ ड्राई स्टोन डिच, फ्रक्टिफाइड लाइक एन एक्वेरियम्स, कहता है अ शैलो वन अंडर अ ड्राई स्टोन डिच, कहता है ये कोई स्टोन से बनी हुई कोई शैलो या कोई कहता है ये स्टोन से बना हुआ कोई डिच नहीं है कि कोई स्टोन से बनाई हुई जैसे डिच होती है। कहता है ये कुआं जो है किसी स्टोन से बनी हुई डिच नहीं है। डिच का मतलब होता है कोई पानी वगैरह जहाँ जमा होता है। फ्रक्टिफाइड लाइक एनी एक्वेरियम, कहता है ये एक बड़ा ज़बरदस्त कहता है बॉल है इसके साथ। एक्वेरियम का मतलब होता है बॉल, बॉक्स। When you drag out long root from the soft mulch, जब आप कहता है ड्रैग करते हो और इससे सॉफ्ट, इससे जब आप कहता है कि इसको साफ़ करते हो और उसके बाद जब यानी आप पानी निकालते हैं, ड्रैज का मतलब होता है पानी निकालना, जब आप पानी निकालते हैं और इसमें से जड़ी बूटियाँ जो, मल्च का मतलब होता है स्ट्रा और
जितनी भी बूटियाँ वगैरह जड़ी बूटियाँ इसको साफ करते हैं। फिर क्या होता है, वाइट फेस होवर्ड ओवर द बॉटम, तो उसके अंदर से कहता है उस बाल्टी के अंदर से तुम्हारा चेहरा जो है बिल्कुल साफ नज़र आता है, वाइट फेस नज़र आता है। बॉटम होता है उसका पाइंदा, उसका जो नीचे बॉटम है, नीचे वाला हिस्सा, तो बाल्टी के नीचे बॉटम से आपका चेहरा नज़र आता है। अदर हैड एकोज, कहता है कुछ कुएं ऐसे भी थे। अदर हैड एकोज, कुछ कुओं के अंदर, गिव बैक योर ओन कॉल्स, कुछ कुएं ऐसे हैं कि आप उनमें आवाज़ दें तो गिव बैक योर ओन कॉल, तो तुम्हारी कॉल की वो आवाज़ वापस देंगे। बैक का मतलब होता है आवाज़ देना वापस। विद अ क्लीन न्यू म्यूजिक इन इट, वो इतना मेलोडियस, इतना खूबसूरत म्यूजिक के साथ आपको देंगे कि आप उससे बड़े लुत्फ अंदोज होंगे, वो कह रहा है। एंड वन वॉज स्केरसम होता है खौफजदा, कहता है एक जो खौफनाक, स्केरसम एक इंसिडेंट, कहता है एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, यानी एक बड़ा खौफनाक इंसिडेंट हुआ था। वार देयर, वहाँ पे, कहता है जहाँ उसी कुओं के पास। आउट ऑफ फर्न्स, कहता है एक ग्रूव्स के अंदर या एक झुंड से, अ टॉल फॉक्स ग्लाव, एक बहुत लंबे दरख्त, एक दरख्तों में, फ्लावर यानी फॉक्स ग्लाव दरख्तों में से, अ रैट स्लैप्ड अक्रॉस माई रिफ्लेक्शन, एक रैट ने जंप लगाया मेरे रिफ्लेक्शन के ऊपर, मेरे साये के ऊपर। नाउ टू प्राई इनटू रूट्स, अब कहता है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए या उसको एक्सप्लोर करने के लिए या उसके बारे में सोचने के लिए, टू फिंगर्स लाइम, या मैं अपनी हाथों से, कहता है वही उनको झाड़ियों को या वो घास को इधर उधर करूं। टू स्टेयर बिग आइड नार्सिस, तो कहता है कि ये ऐसे ही होगा कि जैसे मैं कोई नार्सिस हूँ, जैसे कोई नार्सिस हूँ, बिग आइड नार्सिस। मैं एक, कहता है कि ये मेरे लिए ऐसे होगा कि जैसे मैं कोई नार्सिस हूँ। इनटू सम स्प्रिंग इज बनीथ आर अडल्ट डिगंटी, और कहता है ऐसा करना, पानी निकालना, पानी से घास को साइड पे करना या ये काम करना मेरे लिए मेरी डिगंटी के खिलाफ है। बिकॉज आई एम अ गुड पोएट नो, बिग पोएट नो, आई राइम टू सी माई सेल्फ, मैं, कहता है अपने अंदर देखता हूँ, मैं लिखता हूँ। टू सी द डार्कनेस एक्विंग, जो मेरे अंदर, कहता है डार्कनेस है, अननोन चीज़ें हैं, वो खुद ब खुद एक्सप्लोर हो जाती हैं या खुद ब खुद खुल जाती हैं, मैं खुद अपने अंदर से लिखता हूँ। अब मैं मेच्योर्ड हो गया हूँ, आई हैव गॉट ऑल दीज एक्सपीरियंस ऑफ वेल्स एंड आई हैव गॉट एनफ नॉलेज, मेच्योर्ड नो, आई राइट माई सेल्फ, आई राइम, मैं लिखता हूँ, टू सी माई सेल्फ, अपने आप से, मैं किसी हेलीकॉन पे नहीं जाता, मैं उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होता, इंस्पायर नहीं होता। आई इंस्पायर फ्रॉम माई सेल्फ एंड सेट द डार्कनेस एक्विंग, और मेरे अंदर जो डार्कनेस है वो इक्विंग करने लग जाती है, उससे आवाज़ें आने लग जाती है, मैं खुद ब खुद अननोन चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। अब सो ये है पोइट्री पर्सनल हेलीकॉन। इसके अंदर अगर आप देखें तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, सारा कुछ आपकी बुक में दिया गया है। और इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे और उधर से करंट से भी एक इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो भी है वो उधर से भी हम देखेंगे। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम।